वेलकम बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा, ये जो बेसिकली चैप्टर का नेम है वो निकला है थर्मो से और डायनामिक्स से। ठीक है, थर्मो जो है वो आपके साथ डील करता है टेम्परेचर एंड हीट के साथ, इसका रिलेशन है। और डायनामिक्स जो है वो मूवमेंट होता है फिजिक्स में। तो टेम्परेचर का ज्यादा होना, कम होना, हीट का ट्रांसफर होना, ये सारी चीज को ये चैप्टर डील करता है। अच्छा, इस चैप्टर में जो है स्टूडेंट्स वो एक टॉपिक दिया हुआ है जो कि हमारे कोर्स में नहीं इंक्लूडेड, और वो टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब इस टॉपिक के बारे में ये है स्टूडेंट्स कि ये टॉपिक कहीं जिक्र नहीं हुआ हुआ, लेकिन लास्ट टाइम मैंने ये देखा था कि इस टॉपिक से 5-6 बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, डायरेक्ट स्टेटमेंट दी होती है और आपसे पूछा होता है कि इसमें से कौन सा पॉइंट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को ओबे करता है या नहीं करता। तो ये सवाल आते हैं इससे। तो इसके पॉइंट्स जस्ट हम ऊपर ऊपर से पढ़ लेंगे ताकि हमें अगर आए तो आता हो। कि पहला पॉइंट इसका यह है कि फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, गैस एटम्स या मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सेकंड इसका पॉइंट है कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल्स इज मच स्मॉलर या इज मच स्मॉल देन गैप या डिस्टेंस बिटवीन देम। इसका मतलब क्या है? इसका यह मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर मैं दो गैस मॉलिक्यूल्स को ले लूं, ये और ये, तो इन गैस के मॉलिक्यूल्स का साइज काफी छोटा है एज कंपेयर टू द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, तो ये देखिए डिस्टेंस इतना बड़ा है और मॉलिक्यूल्स का अपना साइज बहुत छोटा है। तो ये इसका दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन, यानी कि वो हर जगह पे मूव कर रहे होते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट इसका यह है कि कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज 100% इलास्टिक, यानी कि जो गैस मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं वो 100% इलास्टिक कोलिजन होती है। और फाइनली ये है कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एक्सर्ट करते हैं फोर्स ओनली ड्यूरिंग कोलिजन, यानी कि जब वो कोलाइड करते हैं सिर्फ तब वो फोर्स एक्सर्ट करते हैं, उसके अलावा वो फोर्स एक्सर्ट नहीं करते। तो ये है आपके पास काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें से सवाल मैंने आपको बताया कैसे आते हैं। 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें से पूछा होगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो इसमें से जो पॉइंट नहीं लिखा होगा वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब काइनेटिक थ्योरी से स्टूडेंट्स यहां पर हमारे पास कुछ चीजें सामने आती हैं, जिसमें से 2 इक्वेशंस जो हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहली जो इक्वेशन है वो है मेरे पास जनरल गैस इक्वेशन, जो कि है PV इज इक्वल टू nRT। इसमें ये जो P है ये प्रेशर है आपके पास ऑफ गैस, V जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस है, N जो है वो मोल्स हैं, T जो है वो टेम्परेचर है, और R जो है वो है आपके पास जनरल गैस कांस्टेंट। और इस R की जो वैल्यू है वो आपके पास इक्वल है 8.314 जाउल पर मोल केल्विन। ठीक है, तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि ये सारी चीजें जो हैं ये आइडियल गैस की, ये मैं आप लोगों को बताना भूल गया था। ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस इज वैलिड फॉर आइडियल, ठीक है, आइडियल गैसेस। तो ये है आपके पास एक इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन आपके पास किस तरह से आती है वो भी जरा सा देख लें। दूसरी इक्वेशन आपके पास है PV इज इक्वल टू N की जगह मैं लिख सकता हूं N/NA, जहां ये आपके पास एवोगाड्रो नंबर है, और मैं लिख सकता हूं RT। तो इस R/NA की जगह मैं K लिख देता हूं, तो ये बन जाएगा NKT। इसमें अगेन ये P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N जो है वो नंबर ऑफ एटम्स है, और K जो है इसमें उसको हम कहते हैं कि ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। ठीक है, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, और इस K की वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 एक्सपोनेंट 10 raised to the power
-23 जूल पर केल्विन। ठीक है, तो ये चीजें स्टूडेंट्स आप लोगों को आनी चाहिए कि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के क्या पॉइंट्स हैं, और फिर इससे जो दो इक्वेशंस निकलती हैं उसमें आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि के क्या चीज है, आर क्या चीज है। इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछते क्योंकि ये मेजर इसका पोर्शन आ जाता है केमिस्ट्री में। गोइंग अहेड, दो लॉस को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अगेन हमारे टॉपिक में ये लॉस भी इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन मैंने इससे सवाल आते हुए देखा है, इसलिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है जी हमारे पास बॉयल्स लॉ, और दूसरा है हमारे पास चार्ल्स लॉ। तो आप लोग क्योंकि इंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आप लोगों को बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ अच्छे तरीके से आता होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, या इसको अगर हम इस तरह लिख दें कि वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, तो ये चीज ज्यादा सही रहेगी। और चार्ल्स लॉ कहता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर मैं मैथमेटिकली लिखना चाहूं तो मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस में V और P जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि V1 P1 इज इक्वल टू V2 P2, जिसमें ये V1 और P1 आपके पास इनिशियल प्रेशर और वॉल्यूम्स हैं, और V2 और P2 जो है वो आपके पास फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम्स है। फिर अगर चार्ल्स लॉ की बात की जाए तो इसको मैं लिख सकता हूं कि आइसोबारिक प्रोसेस में वॉल्यूम और टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं कि V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, जहां ये आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और टेम्परेचर हैं और ये आपके पास फाइनल वॉल्यूम और टेम्परेचर है। आखिर में बात अगर मैं कर लूं बॉयल्स लॉ और चार्ल्स लॉ के ग्राफ्स की, तो ग्राफ्स कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के वॉल्यूम और प्रेशर का कर्व ड्रॉ करूं तो इसका कर्व इस तरह से आएगा, यानी कि मैं वॉल्यूम को अगर बढ़ा रहा हूं तो प्रेशर जो है वो मेरे पास कम हो रहा है, और अगर मैं प्रेशर कांस्टेंट रख के टेम्परेचर और वॉल्यूम का कर्व बनाऊं तो इसका कर्व ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, यानी कि अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं तो वॉल्यूम भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक है, तो ये है मेरे पास बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और साथ ही काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। कौन अकेडमी स्टूडेंट्स, और इनिशियल कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हीट और टेम्परेचर की बात। सबसे पहले जरा सा देख लेते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि टेम्परेचर इज डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि कोई चीज कितनी गर्म या ठंडी है वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर को एक कॉमन एमसीक्यू है जो आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, तो उसका आंसर होता है कि टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। इस वजह से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फर्दर अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है वो एक बेस क्वांटिटी है
7 बेस क्वांटिटीज में से एक बेस क्वांटिटी हमारे पास टेम्परेचर भी है। और अगर ये बेस क्वांटिटी है तो ये बात ऑब्वियस है कि ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि तमाम की तमाम बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती है। फाइनली अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो यूनिट में जो इसका SI यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन, जिसको मैं K से लिखता हूं। मजीद अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो दो और जो इसके यूनिट्स यूज होते हैं वो है हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अब क्या है कि इसकी कन्वर्जन्स जो है वो 2 साल से हमारे पास नहीं आ रही। मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें कन्वर्जन के सवाल आए हो, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होती है। तो सेंटीग्रेड और केल्विन की कन्वर्जन को जरा सा देख लेते हैं और फिर हम सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट की भी कन्वर्जन को देख लेते हैं। तो सेंटीग्रेड और केल्विन की कन्वर्जन को देखें तो इस तरह से होता है कि केल्विन जो है वो होता है सेंटीग्रेड प्लस 273 या सेंटीग्रेड होता है हमारे पास केल्विन माइनस 273, ठीक है। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की अगर हम कन्वर्जन को देखें तो सेंटीग्रेड इक्वल होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 5/9 के, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 के, ठीक है। तो ये है जी कन्वर्जन। अब आप लोग कहेंगे कि केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन क्यों नहीं कराई सर ने। तो बात ये है स्टूडेंट्स के केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन पहले तो आती नहीं है, और अगर आ भी जाए तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि सेंटीग्रेड को आप लोग फ़ारेनहाइट को आप लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें और सेंटीग्रेड से फिर केल्विन निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन आराम से हो जाएगी। तो ये हो गया जी टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी बात। अब टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स का एक लॉ है, और वो लॉ है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कुछ ये कहता है कि जब आप एक हॉट बॉडी को और एक कोल्ड बॉडी को साथ रखेंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी जो कि यूजली हीट की फॉर्म में होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टिल दे रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, सेम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं कि मैं एक हॉट बॉडी को, ये मेरे पास एक हॉट बॉडी है और ये जो है ये मेरे पास एक कोल्ड बॉडी है, इसको मैं साथ जोड़ के रख देता हूं। इनके बीच में अगर कोई इंसुलेशन नहीं है तो हमारे पास एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और किस वक्त तक करेगी, जब तक कि ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते, ठीक है। तो ये है मेरे पास 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेम टेम्परेचर को यहां पे लिखा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। तो ये होगी जनरल बात आपकी टेम्परेचर के बारे में। मूविंग ऑन टेम्परेचर से थोड़ा सा अब हीट को डिस्कस कर लेते हैं। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से, ठीक है। और हीट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट raises the temperature of a body, यानी कि जिस चीज में हीट जाती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड एज हीट,
अब जिस तरह हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हीट के बारे में कहते हैं कि हीट डिपेंड करती है ऑन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर डिपेंड करता था ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हीट डिपेंड करती है ऑन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट के बारे में कुछ जनरल बातें अगर हम पढ़ें तो हीट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिराइव्ड है। हीट की अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जाउल, और जाउल इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के, या मैं लिख सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। अगली चीज अगर हम देख लें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के हीट किस किस तरीके से ट्रांसफर होती है, तो हीट के ट्रांसफर के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है हमारे पास कन्वेंशन, और तीसरा है रेडिएशन। इसको याद रखने का स्टूडेंट सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि सॉलिड्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर होने का तरीका है इन कांटेक्ट, मतलब कि अगर कोई सॉलिड इन कांटेक्ट है विद अ हॉट बॉडी तो वो हॉट बॉडी सॉलिड में जिस तरह से हीट ट्रांसफर करेगी वो है कंडक्शन। लिक्विड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर का मेथड है वो है कन्वेंशन, और गैसेस में जो रेडिएशन हो रही है वो है आपके पास रेडिएशन। अब एक सवाल आता है, मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 पेपर्स में देखा था, वो सवाल ये था कि अ पर्सन इज लाइंग ऑन अ बेड, ठीक है, तो उस पर्सन्स में कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑप्शन में था यही कंडक्शन, आपके पास कन्वेंशन था और रेडिएशन था। अब बात यह है कि इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस, ये सारे के सारे जो हैं ये इसको दे रहे हैं हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि देखिए लाइंग ऑन अ बेड यानी कि कांटेक्ट है बेड के साथ, तो जब कांटेक्ट है तो इसका मतलब है कि बेड के अंदर कंडक्शन हो रही है ह्यूमन हीट की। फिर उस बंदे को स्वेट आएगा तो कन्वेक्शन भी हो रही है, और फाइनली वो बंदा एयर में अपनी हीट रेडिएट करेगा तो रेडिएशन भी हो रही है, ठीक है। तो इस बंदे की हीट जो लॉस हो रहा है वो तीनों मेथड से हो रहा है, कंडक्शन से भी, कन्वेक्शन से भी और रेडिएशन से भी। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं हीट को, आगे जाके हम मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों ने उसमें नहीं परेशान होना कि हम स्पेसिफिक हीट्स पढ़ेंगे और मुख्तलिफ टाइप्स की हीट पढ़ेंगे। तो यहां पर हमने देख लिया टेम्परेचर और हीट को। बैक टू एनजीकॉन एकेडमी स्टूडेंट्स, और हीट और टेम्परेचर को की बेसिक्स को पढ़ने के बाद जो अगली चीज़ के बेसिक्स हमने पढ़ने वो है इंटरनल एनर्जी। अच्छा, इंटरनल एनर्जी को जो है स्टूडेंट्स वो हम कुछ इस तरह से डिफाइन करते हैं कि सम ऑफ ऑल द एनर्जीज इज कॉल्ड एज इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि गैस है, लिक्विड है, जो भी है, उसकी हम तमाम एनर्जीज ऐड कर लें तो हमारे पास क्या बनती है, इंटरनल एनर्जी बनती है। तमाम एनर्जी से हमारा क्या मकसद है वो जरा सा देख लेते हैं। एनर्जीज में हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी और आ जाती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी। अब हमें यह देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से होती है और काइनेटिक एनर्जी किस वजह से होती है। पोटेंशियल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो होती है हमारे पास ड्यू टू अट्रैक्शन बिटवीन, ठीक है, यानी कि अगर मैं कहूं कि दो गैस के मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं तो उनके आपस में जो अट्रैक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी।
और यही वजह है स्टूडेंट्स के मोनो एटॉमिक गैसेस की जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारे पास जीरो होती है। उसका रीजन क्या है कि उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नेग्लिजिबल होती हैं। यानी कि मैं अगर दो हीलियम एटम्स को ले लूं तो उनके बीच में ना इलेक्ट्रो पॉजिटिव कोई चीज है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव कोई चीज है, ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स है, ना उनके बीच में कोई और चीज है, तो वो मिनिमम है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, जीरो होती है। काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो होती है ड्यू टू मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्योंकि मोशन में होते हैं तो उनकी वजह से जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब अगर हम बात करें मूवमेंट्स की तो हमारे पास 3 किस्म की मूवमेंट्स पॉसिबल हैं। ठीक है, कौन कौन सी मूवमेंट्स हमारे पास पॉसिबल हैं? हमारे पास हो सकता है कि रोटेशनल मोशन हो मॉलिक्यूल्स का, हो सकता है वाइब्रेशनल हो, या हो सकता है कि ट्रांजिशनल हो। ठीक है, तो ये 3 किस्म की काइनेटिक एनर्जीज एक मॉलिक्यूल के पास हो सकती हैं, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल और ट्रांजिशनल। तो इंटरनल एनर्जी बेसिकली क्या है, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज है। ऑल द एनर्जीज में हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है प्लस काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। इंटरनल एनर्जी को हम लिखते किस तरह से हैं? इंटरनल एनर्जी को हम लिखते हैं डेल्टा यू से, और इसका जो पहली बात यह है क्या है, ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट जो है वो क्या है इसका, जाउल है। और आगे जो है वो जरा सा हम इंटरनल एनर्जी का एक स्पेशल रिलेशन देख लेते हैं जो कि बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने लास्ट टाइम देखा था कि उससे सवाल आ रहे थे। तो अगली चीज जाते हैं और जरा सा इंटरनल एनर्जी को देख लेते हैं, और इसको मैं लिख देता हूं इंटरनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, या इसको मैं सिंपल एफ भी लिख सकता हूं। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी जो है स्टूडेंट्स वो इक्वल होती है मेरे पास U इज इक्वल टू F/2kT। इसमें ये जो T है ये है हमारे पास टेम्परेचर, ये जो K है ये है मेरे पास स्टार्टिंग में जो मैंने आपको पढ़ाया था बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और ये जो F है ये है मेरे पास क्या, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है स्टूडेंट्स वो है मेरे पास मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और पोली एटॉमिक के लिए अलग अलग। मैं बात करता हूं मोनो एटॉमिक गैसेस की, मैं बात करता हूं डाई एटॉमिक की, और मैं बात करता हूं पोली एटॉमिक की। तो मोनो एटॉमिक गैसेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, डाई एटॉमिक का है 5, और पोली एटॉमिक का है हमारे पास 6। ठीक है, लेकिन 6 बहुत थोड़ी पोली एटॉमिक गैसेस का होता है, तो मेजरली मैं इसे 7 लेता हूं। ठीक है, तो अगर आपके पास कहीं एमसीक्यू में आए तो अगर 6 ऑप्शन हो तो 6 कर दे, ना हो तो 7 कर दे, दोनों चीजें ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये डिग्री ऑफ फ्रीडम है क्या चीज। ठीक है, मैं आप लोगों को ये एडवाइस करूंगा कि इसकी डिटेल में ना जाए, जस्ट आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ मोशन को हम सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देते हैं। यानी कि मोनो एटॉमिक गैस 3 किस्म के मोशन परफॉर्म कर सकती है, डाई एटॉमिक गैस 5 किस्म के, और पॉली एटॉमिक गैस 7 किस्म के मोशंस परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो ये है बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब अगर इस डिग्री ऑफ फ्रीडम से मैं इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को लाऊं तो इंटरनल एनर्जी भी इसी तरह मेरे पास मोनो एटॉमिक की बन जाएगी, डाई एटॉमिक की बन जाएगी, और पोली एटॉमिक की बन जाएगी। और क्या बन जाएगी, मोनो एटॉमिक की मेरे पास हो जाएगी 3/2kT, डाई एटॉमिक की हो जाएगी 5/2kT, और पोली एटॉमिक की हो जाएगी 7/2
के टी। और इस फॉर्मूले में मैंने क्या किया है, सिर्फ एफ की वैल्यूज को रिप्लेस किया। फाइनली अगर इस इक्वेशन से मैं एक और चीज देखूं तो वो मुझे पता चलता है रिलेशन बिटवीन इंटरनल एनर्जी एंड टेम्परेचर। और अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं तो मुझे यह पता चलेगा कि इंटरनल एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। तो अगर मैं इंटरनल एनर्जी ज्यादा करूंगा तो उसके रिजल्ट में टेम्परेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये है मेरे पास इंटरनल एनर्जी की बेसिक्स कि इंटरनल एनर्जी होती क्या है और वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कैसे डिपेंड करती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम स्टूडेंट्स क्या चीज है कि एक मॉलिक्यूल कितने किस्म के मोशंस परफॉर्म कर सकता है। मोनोएटॉमिक गैस 3 किस्म के, डायटोमिक गैस 5 के और पॉलीएटॉमिक 7 के। ठीक है स्टूडेंट्स, फाइनली आते हैं एक और बेसिक टॉपिक के ऊपर जो कि है वर्क से रिलेटेड। तो वर्क का लिख लेते हैं प्रेशर वॉल्यूम। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक कंटेनर है, इसके ऊपर एक पिस्टन लगा हुआ है। ठीक है, पिस्टन जो है वो इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है और इसकी वॉल्यूम जो है वो मैं कहता हूं कि V है। मैं क्या करता हूं जी कि इससे नीचे से हीट देता हूं, इसको मैंने नीचे से हीट दी तो ये पिस्टन क्या करेगा, ये ऊपर मूव कर जाएगा और इसकी वॉल्यूम जो है वो क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। प्रेशर को मैंने नहीं छेड़ा, मैंने क्या किया है, सिर्फ वॉल्यूम को ज्यादा किया है। प्रेशर क्योंकि मेरा पिस्टन कांस्टेंट है तो वो सेम ही एक्सर्ट करता रहेगा। तो अब जो है स्टूडेंट्स, अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क W जो है वो मेरे पास इक्वल होगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यानी कि ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट हुई है ये फ्रॉम इस पॉइंट से, ये इसकी लीनियर डिस्प्लेसमेंट थी और जितनी इसने फोर्स एक्सर्ट की। प्रेशर जो है स्टूडेंट्स वो मेरे पास इक्वल होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के, या फोर्स को मैं लिख सकता हूं प्रेशर इनटू एरिया। ये जब मैं इधर डालूंगा तो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी कि वर्क इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया इनटू चेंज इन डिस्टेंस। तो ये चेंज होके कुछ इस तरह से हो जाएगा, ए और डी मेरे पास वॉल्यूम के इक्वल होता है तो ये हो जाएगा P डेल्टा V। और ये जो चीज है इसको हम कहते हैं वर्क इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और इस चैप्टर में जितना भी हमारे पास वर्क होता है वो प्रेशर वॉल्यूम वर्क होता है। फाइनली अगर मैं ग्राफ की बात कर लूं, मैं कहता हूं जी मेरे पास एक पीवी कर्व है, ये वॉल्यूम और ये प्रेशर का कर्व है जो कि लेट से इस तरह का है। ठीक है, या चलें आइसोथर्मल प्रोसेस का इस तरह का ले लेते हैं। तो इसका जो एरिया अंडर ग्राफ होगा, एरिया अंडर कर्व ऑफ पीवी ग्राफ जो होगा वो होगा एरिया x इंटू वाई के। x पे है हमारे पास v, y पे है ये, तो ये बेसिकली हमें क्या शो करेगा, वर्क शो करेगा। तो एरिया ऑफ पीवी ग्राफ हमें क्या शो करता है, वर्क शो करता है। ठीक है, तो हमने इंटरनल एनर्जी को देख लिया, हमने प्रेशर वॉल्यूम वर्क को देख लिया। प्रेशर वॉल्यूम वर्क के बारे में एक चीज लिखी जाती है जो कि आगे आपको मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा जस्ट करते जाते हैं। लिखा यह जाता है कि वर्क डन बाय द सिस्टम इज पॉजिटिव और वर्क डन ऑन द सिस्टम इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स ये आपको पता होना चाहिए। तो फाइनली इस लेक्चर की जो लास्ट चीज है वो है स्टेट फंक्शंस एंड नॉन स्टेट फंक्शंस। तो स्टेट फंक्शंस को देख लेते हैं वर्सेस
नॉन स्टेट फंक्शंस को देख लेते हैं। अच्छा जी, स्टेट फंक्शन स्टूडेंट उन चीजों को कहा जाता है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड होते हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करते हैं अपनी इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे। इसके मुकाबले में जो नॉन स्टेट फंक्शंस होते हैं वो पाथ डिपेंडेंट होते हैं, और ये जो है ये सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करते। एग्जाम्पल्स की स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो स्टेट फंक्शंस की एग्जाम्पल याद रखने की बजाय नॉन स्टेट फंक्शंस की एग्जाम्पल्स याद रख लें। दो ही चीजें हैं जो कि नॉन स्टेट फंक्शंस हैं, एक हीट है और दूसरा वर्क है। ये सारी की सारी चीजें जो हैं वो क्या है, नॉन स्टेट फंक्शंस हैं। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी क्या हैं, स्टेट फंक्शंस हैं। टेम्परेचर की बात कर लें, वो स्टेट फंक्शन है। प्रेशर को देख लें, प्रेशर स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम हमारे पास स्टेट फंक्शन है। इंटरनल एनर्जी जो है वो भी स्टेट फंक्शन है, और फाइनली जो एंट्रोपी है वो भी क्या है, स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो हीट और वर्क के अलावा जितनी भी चीजें हैं वो क्या है, स्टेट फंक्शंस हैं। अब मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि भाई इस सारे का मतलब क्या है। ये तो हमने पढ़ लिया, एमसीक्यू में कोई चीज आएगी तो हमें पता होगा कि क्या है क्या नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है, कि कौन सी चीज स्टेट फंक्शन है, कौन सी चीज स्टेट फंक्शन नहीं है। तो कॉन्सेप्ट के लिए हम जरा सा देख लेते हैं, एक सिनेरियो देख लेते हैं। मैं कहता हूं जी कि मेरे पास एक कंटेनर है। मैं क्या करता हूं कि उसको एक सिनेरियो में हीट देता हूं, ठीक है, और हीट देके मैं क्या करता हूं, उसका टेम्परेचर 0 डिग्री से राइज करके उसको 10 डिग्री पे लेके जाता हूं। तो इसमें मैंने टेम्परेचर का चेंज लाया फ्रॉम 0 to 10 डिग्री, और क्या दिया मैंने, हीट दी। दूसरे में मैं क्या करता हूं कि मेरे पास सेम अमाउंट ऑफ वो है, और अब मैं इसे शेक करता हूं। मैं इसे इधर उधर मूव करता हूं इस तरह स्पीड में, इसको इस तरह और इस तरह शेक करता हूं, और फिर उसकी वाइब्रेशन ज्यादा करता हूं, और इस तरह से उसका टेम्परेचर 0 से 10 डिग्री पे लाता हूं। तो यहां पर भी मैंने कुछ ना कुछ काम किया है। अब आप लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स कि ये हीट देना और ये इस तरह शेक करना इक्वल थे? नहीं जी, ये इक्वल नहीं थे। तो ये दोनों चीजें पाथ डिपेंडेंट हैं, ये दोनों मेथड्स इक्वल नहीं थे। इसके मुकाबले में जो टेम्परेचर का राइज था वो यहां पर भी 10 डिग्री था और यहां पर भी 10 डिग्री था। तो टेम्परेचर एक ऐसी चीज है जो कि पाथ इंडिपेंडेंट है, जबकि हीट और वर्क ऐसी चीजें हैं जो कि क्या है, पाथ डिपेंडेंट है। फाइनली एक और चीज मैं आप लोगों को पढ़ाना चाहता हूं कि फॉर ऑल द स्टेट फंक्शंस साइक्लिक पाथ चेंज इज 0। क्या मतलब है इसका? मतलब इस तरह से होगा कि इस तरह से आपको दिया होगा एक कर्व, या इस तरह से दिया होगा, ठीक है, और या तस्वीर इस तरह की होगी या तस्वीर इस तरह की होगी, और आपसे पूछा जाएगा, लेट से मैं कहता हूं ये V यहां पर है एनर्जी, और पूछा होगा कि भाई इसमें एनर्जी का चेंज कितना है, और इसमें पूछा होगा वॉल्यूम का चेंज कितना है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि इसमें वॉल्यूम का चेंज 0 है और इसमें इंटरनल एनर्जी का चेंज क्या है, 0 है, क्योंकि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं। तो अगर यही इसकी इनिशियल है और यही इसकी फाइनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ
कि क्या है, जीरो है। इसी तरह अगर यही इनिशियल है और यही फाइनल है तो क्या हुआ, जीरो है। ठीक है, तो साइक्लिक पाथ में जो आपके पास स्टेट फंक्शंस होते हैं वो उनका चेंज जीरो होता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अब वो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है स्टूडेंट्स वो हमारे पास पीएमसी के आने से पहले, जो पीएमसी कंडक्टेड एमडी कैड है, उससे पहले थर्मोडायनेमिक्स में ये तमाम एग्जामिनर्स का फेवरेट टॉपिक हुआ करता था। लेकिन जब से पीएमसी आया है तब से इसकी इंपॉर्टेंस काफ़ी कम हो गई है और पिछले 2 साल में हमने बहुत कोई गिने चुने सवाल इस टॉपिक से देखे। सब इसको बहुत मुश्किल टॉपिक समझते थे, लेकिन ये इतना मुश्किल टॉपिक है नहीं, क्योंकि अगर आप इसे अपने लिए खुद कॉम्प्लेक्स ना बनाएं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक इंटरप्रिटेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमारे पास हो भी रहा है। देखिए, हमारे पास 3 किस्म में की 3 चीजें हैं। एक हमारे पास वर्क है, एक हमारे पास हीट है, और आखिरी चीज जो है वो है हमारे पास इंटरनल एनर्जी। तीनों चीजों को अगर मैं देखूं स्टूडेंट्स तो वो मोर और लेस एनर्जी की 3 फॉर्म्स हैं। वर्क को अगर आप लें तो वर्क भी जाउल है, हीट लें हीट भी जाउल है, इंटरनल एनर्जी लें तो वो भी जाउल है। और इंटरनल एनर्जी के साथ मैं आप लोगों के लिए हेल्प के लिए लिख देता हूं टेम्परेचर। देखिए, मैं आप लोगों को ना इसकी एक कॉन्सेप्ट देता हूं ताकि कॉन्सेप्ट से आप इसके सवाल सॉल्व करें। बाद में मैं आपको किताबी बातें लिखवा दूंगा, लेकिन पहले आप लोगों को इसका कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है स्टूडेंट्स? इस तरह है कि मैं एक कंटेनर ले लेता हूं और मैं कहता हूं कि कंटेनर के अंदर V वॉल्यूम ऑफ गैस पड़ी हुई है और इसके ऊपर P प्रेशर अप्लाइड है। इसकी इंटरनल एनर्जी जो है वो है U1। ये हमारे पास एक इनिशियल स्टेट है। मैं क्या करता हूं कि मैं इसे नीचे से हीट करता हूं। जब मैं इसे हीट करूंगा स्टूडेंट्स तो आप लोगों के ख्याल से क्या होना चाहिए? ये पिस्टन ऊपर जाएगा या नीचे आएगा? तो आंसर है जी ऊपर जाएगा, यानी कि वॉल्यूम जो है इसकी वो इंक्रीज करेगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज करेगी इसका मतलब है इसके ऊपर वर्क हुआ है। और इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या करेगी? इसकी इंटरनल एनर्जी भी इंक्रीज करेगी, यानी कि इसके अंदर चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी होगा। तो इस चीज को अगर मैं समराइज करूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट्स कि जो मैंने हीट दी वो किस किस फॉर्म में अपेयर हुई? वो वर्क की फॉर्म में अपेयर हुई और वो इंटरनल एनर्जी की फॉर्म में अपेयर हुई। तो इसको मैं इस तरह से लिखता हूं कि Q इज इक्वल टू W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अब ये है ना स्टूडेंट्स के ये इक्वेशन आपके पास बेसिस प्रोवाइड करती है। मैं आपको ये बाद में बताऊंगा कि हीट जो है वो सिस्टम में पॉजिटिव होती है, सिस्टम में नेगेटिव होती है। उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। उसकी जरूरत क्यों नहीं पड़ती ये देखते हैं। जरा कुछ सवाल करता हूं आप लोगों से। मैं कहता हूं जी कि 100 joule of heat is supplied to a container and it does 20 joule of work. How much is the internal energy increased?
अब देखें हुआ क्या है, हुआ इस तरह से है कि मैंने एक कंटेनर को हीट किया 100 जूल, यानी कि मैंने इसे 100 जूल दिया और 20 जूल इसमें से वर्क चला गया, तो इंटरनल एनर्जी कितनी इंक्रीज होगी? ऑब्वियस सी बात है 80 जूल हुई होगी। बगैर किसी इक्वेशन के, बगैर किसी चीज के, आपको कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आप ये कर सकते हैं। दूसरी चीज देख लेते हैं, एक और सवाल करता हूं, मैं कहता हूं कि 100 जूल ऑफ वर्क is done on the system and 30 joule of heat escapes from it, तो राइज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? अगेन उसी कॉन्सेप्ट के तहत लेके चलते हैं। मैं कहता हूं मेरे पास एक कंटेनर है, मैंने उस पर 100 जूल वर्क ऊपर से किया। बेसिकली क्या होना चाहिए था कि इस वर्क से हीट जनरेट होनी चाहिए थी और हीट बाहर निकलनी चाहिए थी और इंटरनल एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थी, जो आपका दिमाग कहता है उसी को माने। तो जब मैंने इस पे वर्क किया तो हीट पीछे से कितनी निकल गई? 30 जूल हीट निकल गई, तो इंटरनल एनर्जी का राइज कितना होगा? 70 जूल होगा। तो इन सवालों में स्टूडेंट्स पॉजिटिव और नेगेटिव की बातों में पढ़ने से ज्यादा बेहतर है कि आप अपना कॉन्सेप्ट बनाएं, इसको ड्रॉ करें, देखें भाई इतनी हीट दे रहे हैं तो क्या क्या होना चाहिए। अच्छा ये हो गया तो पीछे ये बच गया और इसका आंसर ये होगा। तो ये चीज आपको जो है ये काफी हेल्प करेगी कि भाई किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब जो लोग कहते हैं कि भाई हमें इक्वेशन का पता होना चाहिए, तो उनके लिए मैं लिख देता हूं कि अगर ये आपके पास इक्वेशन है तो इसमें जो आपके पास पहली चीज है वो है हीट। ठीक है, तो हीट के बारे में हम कहते हैं कि हीट गिवन टू द सिस्टम जो होती है वो आपके पास पॉजिटिव होती है और हीट गिवन बाय द सिस्टम जो होती है वो आपके पास नेगेटिव होती है। फिर अगर बात की जाए वर्क की, तो वर्क डन ऑन द सिस्टम जो होता है वो आपके पास होता है नेगेटिव और वर्क डन बाय द सिस्टम जो होता है वो आपके पास होता है पॉजिटिव। फिर अगर इंटरनल एनर्जी की बात कर ली जाए तो टेम्परेचर इंक्रीज जो होता है वो आपके पास पॉजिटिव इंटरनल एनर्जी होती है और टेम्परेचर डिक्रीज जो होता है वो आपके पास नेगेटिव होती है। तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। पिछले 2 साल से जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सवाल आ रहा है वो सिर्फ यही आ रहा है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज बेस्ड ऑन, तो उसका आंसर है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बस इतनी सी बात है। ठीक है, फिर मैं आपको फाइनली एक बार और एडवाइस करूंगा कि जब ये सवाल आए तो प्लीज इसकी इक्वेशंस में ना पढ़िएगा, इसको बगैर इक्वेशन के जस्ट दिमाग से सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं आपसे एक ओरल सवाल पूछता हूं, देखें आपको उसका भी आंसर आएगा। मैं कहता हूं जी कि एक मैं कंटेनर को 30 जूल हीट देता हूं और वो कोई वर्क नहीं करता, तो वो 30 का 30 जूल किस में अपेयर हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी में। तो इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी उस चीज़ की? इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कितनी होगी? 30 जूल ही होगी। मैं कहता हूं जी कि मैं एक चीज़ के ऊपर 100 जूल वर्क करता हूं और उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज नहीं होती, तो वो कितनी हीट देगी? 100 जूल हीट देगी। तो ये सिंपल कन्वर्जन्स हैं। अगर आपको जनरल सा थोड़ा सा भी आइडिया है कि भाई वर्क करने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, हीट देने से इंटरनल एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसको आप बगैर किसी इक्वेशन के सॉल्व करें, आपको ज़्यादा अच्छे आंसर मिलेंगे बनस्बत अगर आप इसको इक्वेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये है आपके पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद हम जाएंगे प्रोसेसेस के ऊपर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अकेडमी स्टूडेंट्स, और जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की बात करें तो हमारे पास 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बल्कि आइसोथर्मल की जगह हम शुरू करते हैं आइसोकोरिक से। तो पहला होता है हमारे पास आइसोकोरिक प्रोसेस। सेकंड में आ जाता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड में आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और फोर्थ में आ जाता है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो ये है स्टूडेंट्स आपके पास 4 किस्म के प्रोसेस होते हैं। हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, बल्कि आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। सेकंड में आ जाता है हमारे पास आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड में आ जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस।
आइसोथर्मल और फाइनली आ जाता है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो इन 4 प्रोसेसेस को हमने देखना है कि भाई इनमें क्या क्या होता है। मेरी कोशिश होगी कि इस टेबल में मैं आप लोगों को तमाम चीज़ें कवर करा दूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई इनमें होता क्या क्या है। ठीक है, आइसोकोरिक, आइसो का मतलब होता है सेम, कोरिक निकला है आपके पास वॉल्यूम से। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हमारे पास जो वॉल्यूम होती है वो कांस्टेंट रखते हैं। आइसोबारिक बारिक का क्या मतलब है? आइसो सेम, बैरिक प्रेशर। तो इसमें जो है हम प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रखते हैं। आइसोथर्मल में जो है वो हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं। और फाइनली एडियाबैटिक में हम हीट ट्रांसफर जो है उसको कांस्टेंट या जीरो रखते हैं। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि इसमें चेंज इन वॉल्यूम जो है वो जीरो है, इसमें चेंज इन प्रेशर जो है वो जीरो है, इसमें चेंज इन टेम्परेचर जीरो है और इसमें हीट ट्रांसफर जो है वो आपके पास जीरो है। ठीक है, अब फर्दर थोड़ा सा आगे जाते हैं, इस चीज को समझते हैं कि भाई इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास वॉल्यूम कांस्टेंट हुई, इसका मतलब है कि ये जो पिस्टन है ना ये ऊपर मूव कर सकता है ना ये नीचे मूव कर सकता है। और अगर ये ना ऊपर मूव करेगा ना नीचे मूव करेगा तो वर्क डन कितना होगा? जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वर्क डन इक्वल होता है पी डेल्टा वी के। अगर डेल्टा वी जीरो होगा तो वर्क डन भी कितना होगा? जीरो होगा। तो आइसोबारिक प्रोसेस में, सॉरी आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है? हमारे पास जीरो होता है। आइसोबारिक का क्या मतलब है? आइसोबारिक का ये मतलब है स्टूडेंट्स कि अगर मैंने इसके ऊपर 1 atm अप्लाई किया हुआ है तो मैं इसको हीट दूं, मैं जो करूं ये 1 atm ही रहना चाहिए। अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे कंसिडर करते हैं कि भाई ये प्रेशर कांस्टेंट है तो ये पिस्टन मूव नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स यहाँ पे पिस्टन के मूव की कोई बात नहीं हुई। आप ये देखिए, मैं कहता हूं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है, ये ऊपर पिस्टन पड़ा हुआ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पड़ रहा है। जब मैं इसे हीट करूंगा तो क्या ये पिस्टन ऊपर नहीं जाएगा? जाएगा, लाजमी जाएगा। तो प्रेशर नहीं चेंज हुआ लेकिन पिस्टन मूव कर रहा है। तो इस केस में ना वर्क डन हमारे पास जीरो होता है ना हमारे पास इंटरनल एनर्जी जीरो होती है। ठीक है, आइसोथर्मल की बात करते हैं। आइसोथर्मल का क्या मतलब है? आइसोथर्मल का ये मतलब है कि मैं इसको हीट दूंगा लेकिन इसका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होगा। चेंज इन जो आपके पास टेम्परेचर होगा वो ज़ीरो होगा। और अगर चेंज इन टेम्परेचर ज़ीरो होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी ज़ीरो होगी। और तीसरे में क्या है? तीसरे में यह है कि मैं हीट दे ही नहीं सकता। मैं इसके ऊपर वर्क कर सकता हूं ऊपर या अंदर से, और मैं इसकी इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकता हूं। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो नहीं है, वर्क डन जीरो नहीं है, लेकिन हीट क्या है? जीरो है। तो ये है जी इन 4 प्रोसेसेस का मतलब। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जरा फर्स्ट लॉ को देख लेते हैं कि फर्स्ट लॉ कैसे ट्रांसफॉर्म होता है इन चारों प्रोसेसेस में। हमें यह पता है कि हीट इक्वल होती है पी डेल्टा वी, यानी कि वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी के। वर्क डन जो है इस केस में वो है जीरो के इक्वल। तो जितनी भी मैं हीट दूंगा वो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर आइसोबारिक की अगर हम बात करें तो आइसोबारिक में कुछ जीरो नहीं है, तो ये इक्वेशन इसी तरह रहेगी, पी डेल्टा वी प्लस डेल्टा यू रहेगी। फिर आइसोथर्मल की बात की जाए तो आइसोथर्मल में मेरे पास डेल्टा यू जो है वो जीरो है और क्यू जो है वो मेरे पास इक्वल हो जाएगा डब्ल्यू के, यानी कि जितनी भी हीट दूंगा वो सब की सब किस में अपेयर हो जाएगी? वर्क में हो जाएगी। और आखिरी जो है उसमें हीट मेरे पास जीरो है, तो
ये चेंज हो जाएगा W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा U। तो ये है स्टूडेंट्स क्या आपके पास फर्स्ट लॉ इन टर्म्स ऑफ 4 प्रोसेसेस। अब आगे आते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि भाई इन सब का मतलब क्या है। पहले का ये मतलब है कि अगर मैं 100 जूल हीट देता हूं सिस्टम को, तो उसकी 100 जूल इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कर जाएगी और वर्क डन जो है वो उसका 0 होगा। आसान बात। दूसरे का ये मकसद है कि अगर मैं 100 जूल हीट देता हूं तो उसका कुछ पार्ट जो है वो इंटरनल एनर्जी को राइज करने में यूज हो जाएगा और कुछ पार्ट जो है वो वर्क डन करने में यूज हो जाएगा। डिपेंड करता है कि मटेरियल कौन सा। तीसरा ये है कि मैं अगर 100 जूल हीट देता हूं सिस्टम को, यानी कि नीचे से हीट देता हूं, तो 100 जूल वर्क हो जाएगा और इंटरनल एनर्जी या चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, मेरे पास 0 रहेगा। यानी कि सारी की सारी हीट यूज हो जाएगी पिस्टन को मूव करने में। और फाइनली अगर मैं बात करूं एडियाबैटिक प्रोसेस की, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में मैं हीट दे ही नहीं सकता। अब इसमें आ जाते हैं 2 कॉन्सेप्ट्स। अगर मैं कंप्रेशन करता हूं यानी कि ऑन द सिस्टम करता हूं तो इंटरनल एनर्जी आपके पास ज्यादा होगी, और अगर मैं एडियाबैटिक एक्सपेंशन करता हूं तो इंटरनल एनर्जी आपके पास कम होगी। या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एडियाबैटिक कंप्रेशन में टेम्परेचर ज्यादा होगा और एडियाबैटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर कम होगा। मूविंग ऑन, थोड़ी सी ग्राफ की बात कर लेते हैं। तो ग्राफ की अगर हम बात करें तो ग्राफ को मैं कुछ इस तरह से बना सकता हूं। ये पीवी ग्राफ्स हैं सारे। तो आइसोकोरिक का मतलब है कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगी, तो इस तरह की लाइन बन जाएगी। बारिक में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा। आइसोथर्मल का ग्राफ आइसोथर्म बनेगा और एडियाबैटिक इसी तरह का होगा लेकिन थोड़ा डीप होगा। ये आप देख लें, ये थोड़ा डीप आइसोथर्म कर्व है। वर्क डन की अगर बात की जाए तो वर्क डन इक्वल होता है मेरे पास एरिया ऑफ पीवी ग्राफ। वर्क डन यहां पे अगर मैं लिख दूं तो वर्क डन इक्वल होता है एरिया अंडर पीवी ग्राफ। ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका। तो अगर बात की जाए सबसे मैक्सिमम वर्क की, तो सबसे ज्यादा ग्राफ है इसका। तो मैक्सिमम वर्क डन होता है बाय आपके पास ये आइसोबारिक प्रोसेस का। सेकंड पे अगर आप देखें तो बारी आती है आइसोथर्मल प्रोसेस की, क्योंकि इसका एरिया रिलेटिवली ज्यादा है। थर्ड पे अगर आप देखें तो आ जाता है आपके पास एडियाबैटिक का, और फाइनली मिनिमम वर्क जो होता है वो होता है आपके पास आइसोकोरिक का, जो कि इक्वल होता है 0 के। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं इस सारे को कि वर्क डन बाय आइसोबारिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस, which is greater than work done by adiabatic process, which is greater than work done by isocoric process, which is equal to 0। तो ये है आपके पास वर्क डन के किस प्रोसेस में कितना वर्क डन होता है और किसका ग्राफ कैसा होता है। इस सब के बाद मैं आपको कुछ स्पेशल चीजें बता देता हूं हर ग्राफ की, जो कि आपको पता होनी चाहिए। तो स्पेशल बातों में आपके पास जो चीज आ जाती है उसमें सबसे पहली बात आती है कि चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ आपका ओबे करता है ये आइसोकोरिक प्रोसेस, जिसमें प्रेशर आपके पास कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। बॉयल्स लॉ की अगर बात की जाए तो बॉयल्स लॉ आपका फॉलो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में, जिसमें आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और वॉल्यूम और प्रेशर एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात की जाए तो एडियाबैटिक के जो एमसीक्यूज आएंगे वो याद रखना है कि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो
रैपिड प्रोसेस होगा। यानी कि आपसे पूछा हुआ होगा बर्स्टिंग ऑफ टायर। बर्स्टिंग ऑफ टायर में एडियाबैटिक एक्सपेंशन होती है, और हमने ये पढ़ा है कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है, तो टेम्परेचर भी क्या होता है, डिक्रीज होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक के बारे में स्पेशल बात ये है कि रैपिड प्रोसेस होगा। बॉयस लॉ आपका फॉलो करता है आइसोथर्मल प्रोसेस, चार्ल्स लॉ आपका फॉलो करता है आइसोबैरिक प्रोसेस। और आइसोथर्मल के बारे में एक और बात याद रखें कि जो वेरी स्लो प्रोसेस होगा उससे आपने ये मतलब लेना है कि ये कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो ये है स्टूडेंट्स हमारे पास 4 प्रोसेसेस और उनकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज। आई होप कि आपको समझ आ गई होंगी। वेलकम बैक टू एनजी कॉन अकेडमी स्टूडेंट्स। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, उस टॉपिक से बड़े अजीब क्वेश्चन लास्ट ईयर आ रहे थे और बच्चे बड़े परेशान थे कि ये सवाल आ कहाँ से रहे हैं। तो मैंने कोशिश ये की है कि मैं जो सवाल आ रहे थे वो मैं आप लोगों के लिए अलग करके कुछ समराइज कर सकूं। तो टॉपिक है हमारे पास हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, यानी कि CP और CV। ये चीज हमने करनी है। देखिए, अगर मैं हीट कैपेसिटी को डिस्कस करूं, हीट कैपेसिटी को, तो हीट कैपेसिटी को मैं लिखता हूं C से। अब हीट कैपेसिटी को 2 तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। एक हीट कैपेसिटी को डिस्कस किया जा सकता है इन आइसोकोरिक प्रोसेसेस, और एक इसको डिस्कस किया जा सकता है आइसोबैरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस का मतलब है कि वॉल्यूम का चेंज 0 है, और आइसोकोरिक का मतलब है कि प्रेशर का चेंज क्या है, 0 है। अगर आइसोकोरिक प्रोसेस की बात की जाए तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारे पास हो जाता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U, यानी कि जितनी भी हीट देते हैं वो सारी की सारी इंटरनल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर आइसोबैरिक प्रोसेस की बात की जाए तो आइसोबैरिक प्रोसेस में ये इक्वल होता है W प्लस डेल्टा U। ये अभी हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था। अब हीट कैपेसिटी इक्वल होती है स्टूडेंट्स हमारे पास Q बाय N डेल्टा T के। मोलर हीट कैपेसिटी की अगर बात करें तो यहां पर भी मैं लिख सकता हूं Q बाय N डेल्टा T। अब अगर मैं कहूं कि ये एट फिक्स वॉल्यूम है तो इसके साथ एक छोटा सा V लगा देते हैं, और अगर ये एक फिक्स प्रेशर है तो इसके साथ छोटा सा P लगा देते हैं। अब क्या है कि अगर मैं Q की वैल्यू रिप्लेस करूं तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा डेल्टा U डिवाइडेड बाय N डेल्टा T, और यहां पर अगर मैं चेंज करूं तो ये हो जाएगा W प्लस डेल्टा U डिवाइडेड बाय N डेल्टा T। तो अगर मैं यहां से ही इक्वेशन देखूं तो पता चल रहा है कि CP जो है वो क्या है, CV से ग्रेटर है, क्योंकि इसके न्यूमिनेटर में सिर्फ एनर्जी है और इसके न्यूमिनेटर में वर्क और एनर्जी दोनों है। ठीक है, तो यहीं से पता चल गया कि भाई CP की क्या इक्वेशन है, CV की क्या इक्वेशन है, और ये भी पता चल गया कि कौन सा ग्रेटर है। अगली चीज जो है वो हमने देखना है बेसिकली रिलेशन बिटवीन CV एंड CP। तो CV और CP के 2 रिलेशंस हैं जो हमें पता होना चाहिए। 2 रिलेशन आ जाते हैं हमारे पास। पहला जो है वो इस तरह से है कि CP इज इक्वल टू CV प्लस R, या मैं इसको भी लिख सकता हूं इस तरह से भी कि CP माइनस CV इज इक्वल टू R, और यहां पर R जो है वो क्या है, जनरल गैस कांस्टेंट है। और दूसरा जो इनका रिलेशन है आपस में वो है गैमा से रिलेटेड, कि गैमा इक्वल होता है मेरे पास CP डिवाइडेड बाय CV। ठीक है, तो अब इन दोनों को हम जरा डिटेल से करेंगे कि भाई इनमें क्या क्या चेंजेस आते हैं और इसको हमने कैसे इंटरप्रेट करना होता है। सबसे पहली बात अगर हम करें तो वो आ जाता है हमारे पास इक्वेशन
Cp इज इक्वल टू Cv प्लस R की इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हमने आगे कैसे लेके चलना है? तो इसको आगे लेके चलने के लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि Cv एंड Cp रिलेशन इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, कि डिग्री ऑफ फ्रीडम में इसका क्या रिलेशन है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने पहले भी पढ़ा था कि डिग्री ऑफ फ्रीडम F होता है, जो कि मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए 3 होता है, डायटॉमिक गैसेस के लिए 5 होता है, जबकि पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए 7 होता है। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अच्छा, अब Cv जो है हमारे पास, Cv, तो Cv इक्वल होता है हमारे पास F/2 R के, और Cp जो है, Cp क्योंकि Cv प्लस R होता है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि F/2 प्लस R, सॉरी F/2 R प्लस R लिख सकता हूं इसको मैं। ठीक है, तो अब यहां पर अगर आप स्टूडेंट्स देखें और मैं कहूं कि भाई मैं इनको बोलना चाहता हूं इन टर्म्स ऑफ मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक की बेस पे, तो मैं यहां पे F की वैल्यूज रिप्लेस करूंगा। जब मैं F की वैल्यूज रिप्लेस करूंगा तो यहां पर ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा Cv इज इक्वल टू, मोनोएटॉमिक के लिए F की वैल्यू आ जाएगी 3, तो ये हो जाएगा 3/2R। डायटॉमिक गैसेस के लिए ये हो जाएगा 5/2R, और पॉलीएटॉमिक गैसेस के लिए ये हो जाएगा 7/2R। जबकि अगर Cp की बात की जाए तो ये हो जाएगा Cp इज इक्वल टू 3/2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 5/2R, ये हो जाएगा 5/2R प्लस R, तो ये हो जाएगा 7/2R, और ये आखिरी हो जाएगा 7/2R प्लस R, तो ये हो जाएगा मेरे पास 9/2R। ठीक है, तो ये आ गई मेरे पास Cv और Cp की वैल्यूज इस इक्वेशन की मदद से, और डिग्री ऑफ फ्रीडम के रिलेशन। फाइनली जाते हैं और आगे जाके देखते हैं। अब जाते हैं अगली इक्वेशन की तरफ, जो कि है हमारे पास स्टूडेंट्स गैमा इज इक्वल टू Cp ओवर Cv। अब इस इक्वेशन को मैं इस तरह से भी चेंज कर सकता हूं कि Cp इज इक्वल टू गैमा Cv, या Cp जो है वो ग्रेटर है Cv से, और ये बात हम पहले भी देख चुके हैं। यहां पर अगर हम गैमा की बात करें स्टूडेंट्स, तो गैमा को अगर हम इन टर्म्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लें तो वो इक्वल होता है 1/2f के। इसमें अगेन अगर मैं मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक और पॉली एटॉमिक गैसेस का कॉन्सेप्ट लगाऊं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगी कि मोनो एटॉमिक के लिए ये हो जाएगा गैमा इज इक्वल टू 1 + 2/3, यहां पर ये हो जाएगा 1 + 2/5, और यहां पर ये हो जाएगा 1 + 2/7। इसका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इक्वल आ जाएगा 1.6 के, ये आ जाएगा 1.4 के, और ये आ जाएगा 1.2 के। तो इसलिए हम कहते हैं कि गैमा की वैल्यूज पॉली एटॉमिक के लिए 1.2 है, डाई के लिए 1.4 है, जबकि मोनो के लिए 1.6 है। अब इससे अगर मैं आगे लेके जाना चाहता हूं कॉन्सेप्ट इस इक्वेशन में, जो कि है Cp इज इक्वल टू गैमा Cv, तो यहां से मैं अगर इक्वेशन इसकी निकालना चाहूं मोनो एटॉमिक डाई की और पॉली की, तो
मोनो में, डाई में और पॉली एटॉमिक में, तो ये कुछ चेंज होगी और ये इस तरह से हो जाएगी कि मोनो एटॉमिक के लिए मैं लिख सकता हूँ Cp इज इक्वल टू 1.2 CV, डाई के लिए मैं लिख सकता हूँ कि Cp इज इक्वल टू 1.4 CV और पॉली के लिए मैं लिख सकता हूँ Cp इज इक्वल टू 1.6 CV। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारी चीज़ें थी जो आप लोगों से लास्ट टाइम पूछी जा रही थी और जिसका आंसर करना मुश्किल हो रहा था। अब फाइनली अगर मैं सबको समराइज करूं तो मैं लिख सकता हूं यहां पे कि मोनो एटॉमिक गैसेस, डाई एटॉमिक गैसेस, पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए Cp Cv, बल्कि इसको Cv Cp गैमा और Cp Cv का रिलेशन देख लेते हैं। तो इसके आंसर्स कुछ ऐसे आएंगे हमारे पास कि मोनो एटॉमिक के लिए Cv की इक्वेशन है 3/2r, ये है 5/2r और ये है 7/2r, जबकि Cv जो है वो है हमारे पास 5/2r, ये है मेरे पास 7/2r और ये है 9/2r। गैमा की बात करें तो मोनो एटॉमिक गैसेस के लिए गैमा इक्वल है 1.2 के, ये है 1.4 के और ये है 1.6 के। और फाइनली अगर रिलेशन देखें तो हम लिख सकते हैं कि Cp इज इक्वल टू 1.2 CV, यहाँ पर Cp इक्वल है 1.4 CV के और यहाँ पर इक्वल है Cp 1.6 CV के। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ आ गई होंगी।